मेरे प्यारे साथियों और अजीज़ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस मुद्दे को या जिस टॉपिक को विस्तार से समझेंगे वो है जो अब वर्तमान समय में किसान आंदोलन चल रहा है और जो सरकार द्वारा 3 जो बिल पारित किए गए हैं, क्या उनकी व्यवस्था है और पहले की जो कृषि की व्यवस्था थी वह क्या थी, पहले का जो बाज़ार सिस्टम था वह क्या था और अब इसमें क्या संशोधन किया गया है, अब इसमें कितना बदलाव लाया गया है, या अब जो वर्तमान की व्यवस्था है उससे किसान कितना खतरा अनुभव कर रहे हैं और पहले की जो व्यवस्था थी उसमें वो क्यों इतना सुरक्षित अनुभव करते थे। एमएसपी क्या है, एपीएमसी क्या है और वर्तमान समय में जो बिल लागू हुए हैं, जो एक्ट बन गए हैं वो क्या हैं, कृषि संविदा क्या होती है और इसके साथ ही जो वह किस प्रकार पूरे भारत में अपनी जो फसल को कहीं पर भी बेचने के लिए जो है अब स्वतंत्र है। तीसरा है कि वह किस प्रकार भंडारण कर सकता है। तो इस व्यवस्था को समझने के लिए बहुत से लोगों ने जो इसके बारे में विचार दिए हैं उनको देखना भी आवश्यक है। क्या क्या लोगों ने इसके बारे में कहा है, किसान जो आंदोलन कर रहा है उसमें उसके ऊपर क्या क्या लोगों के विचार हैं उनको जानना भी आवश्यक है। तो सत्ता पक्ष का विचार तो यह है कि जो किसान को बरगलाया गया है, जो वर्तमान व्यवस्था अपनाई गई है वर्तमान में, वह बिल्कुल स्पष्ट है और उसमें किसी भी प्रकार की आने वाले समय में जो है कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जो किसान को विपक्षी दल के द्वारा जो है बरगलाया गया है या उसको बहकाया गया है और कुछ अराजकतावादी तत्वों का जो इसमें हाथ है। और जो है दूसरा वाक्य है कि जो व्यवस्था की गई है उसमें एमएसपी को भी जारी रखा गया है, यानी किसान चाहे तो अपनी फसल एमएसपी के अनुसार भी बेच सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है, तो अब हम इस चीज़ को तभी पहचान सकते हैं जब हम इसको तार्किक बद्ध से जो इसका विश्लेषण करें। पहली जो व्यवस्था थी उसका विश्लेषण करें तर्क के आधार पर, और जो वर्तमान व्यवस्था अपनाई गई है उसका तर्क के आधार पर वह है अपने मस्तिष्क के आधार पर कितनी सुदृढ़ है, कितनी अच्छी है, उसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले व्यवस्था क्या थी उस व्यवस्था से, तभी हम अगली आने वाली जो वर्तमान व्यवस्था है इसको समझ सकेंगे। तो पहले जो व्यवस्था थी वह एमएसपी के द्वारा जो है तो पहले जो व्यवस्था थी वह थी कि एमएसपी के द्वारा भी किसान की फसल खरीदी जा सकती थी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो किसान ने लागत लगाई है अपने फसल के उत्पादन में, जो श्रम लगाया है और इसके साथ साथ जो उसने अन्य उसमें खर्च लगाया है, उन सब को मिलाकर इसके साथ उसके लाभ को भी उसमें सम्मिलित कर कर जो मूल्य निर्धारित किया जाए वह है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी किसान को जो है न्यूनतम समर्थन दिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको सहायता दी जाए। अगर बाज़ार में ऐसा बहाव आ गया है, उत्पादन जिस फसल का इतना अधिक हो गया है कि उसकी जो अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार, मांग और पूर्ति के अनुसार जो उसकी कीमत घट गई है और बाज़ार में वह इतनी लाभ में नहीं अपनी फसल को बेच पाता है, या जो है जो उसकी श्रम है या उसकी जो लागत है उसके भी अपना हिस्सा नहीं निकाल पाता है, तो इसके लिए जो एमएसपी लागू है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उसको लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है। देखिए एमएसपी क्या है ये मैंने बता दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन आपको एक तथ्य अगर इस पर रिसर्च करें तो यह मिलेगा कि लगभग 6% लोग ही इसके अनुसार अपनी फसल बेच पाते हैं, यानी 94% लोग जो है अपनी फसल नहीं बेच पाते। तो जो 94% है ये कहाँ अपनी फसल बेचते हैं? तो ये अपनी फसल मंडी में ही बेचते हैं। एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी, ठीक है। तो ये मंडी व्यवस्था है। ये मंडी व्यवस्था भी जो है स्वतंत्र भारत के बाद लागू की गई थी, क्योंकि जो किसान थे वो अपने साहूकारों से कर्ज लेते थे
और अपना कर्ज ना चुकाने के कारण जो है जो उनके साहूकार थे वो उनकी जो फसल होती थी उसको हड़प लेते थे और जो है वो भूखे मर जाते थे। तो इस व्यवस्था से बचाने के लिए किसान को एक अन्य विकल्प क्या उपलब्ध करवाया गया था कि वह मंडी में अपनी जाकर फसल बेच सकता है। देखिए ये है मंडी। मंडी क्या होती है कि आपकी फसल का रेट आपकी लागत पर निर्धारित नहीं होता है, आपने कितना श्रम किया है, आपने उसके अपने परिवार के कितने सदस्य सम्मिलित थे उसके उत्पादन में, यह मंडी को आपसे इसका कोई मतलब नहीं है। मंडी सिर्फ चलती है उत्पादन कितना है टोटल। अगर फसल का उत्पादन मान ली ज़्यादा है यानी वह फसल ज़्यादा है, मंडी में उसका जो आना है या जो उसकी बिक्री है वह ज़्यादा है तो उसका मूल्य सस्ता हो जाएगा। और अगर कोई फसल है अगर उसका उत्पादन बहुत ही कम हुआ है तो उसको मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मंडी व्यवस्था इस प्रकार चलती है, या हम कह सकते हैं कि बाज़ार इस प्रकार चलता है। तो 94% लोग यहाँ पर अपनी फसल बेचते हैं। तो जो यह है तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है किसानों का शोषण हो रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए क्या किया गया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा है कि 2022 तक जो है किसानों की आय को दोगुना करने का, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। तो उसके लिए जो व्यवस्था अपनाई जाएंगी उसको भी जो है इससे अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार तो उनकी आय दोगुना नहीं की जा सकती किसी प्रकार भी। अगर मान लिए देखिए यहाँ पर उत्पादन से संबंधित उसके देखें तो जो उत्पादन करता है अगर उसके तकनीकी में उन्नयन कर दिया जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन होगा तो मंडी में जाएगा वही सस्ता हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा तरीका अपनाया जाए कि जो उसके लोग हैं उसको कम कर दिया जाए, प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है यानी छिपी हुई बेरोजगारी है उसको कम कर दिया जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर भी इतना लाभ किसान को नहीं मिल सकता। तीसरी क्या व्यवस्था है कि जो उसके पशु धन को बढ़ाया जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे फिर दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा तो आपने पीछे भी देखा होगा कि जो किसान है दूध को जो है सड़कों पर फेंकते देखे होंगे, इसी प्रकार टमाटर को देखे होंगे। कई बार तो आपने यह भी देखा होगा कि किसान जो है अपनी फसल जिस वाहन में लेकर मंडी में बेचने के लिए जाता है तो जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसको उतना मूल्य नहीं मिल पाता कि वह जो जिस वाहन में अपनी फसल लाया है उसका किराया चुका सके। तो वह गुस्से में आकर क्या करता है कि अपनी फसल को, अपने जो टमाटर हैं, आपने पिछले समय में यह परिस्थितियाँ आई थी देखा होगा, सड़क पर ही फेंक देता है और बहुत से आंदोलन भी होते हैं। तो जो ये व्यवस्था है ये शोषणकारी व्यवस्था है। इससे किसान को बचाने के लिए क्या किया गया, जो कृषि संविदा लाई गई, कृषि संविदा, यानी अब किसान की जो लागत है ये 94% जो किसान शोषित होते थे अब वो नहीं होंगे। कृषि संविदा के अंतर्गत जो ये बड़ी कंपनी है ये किसान से डायरेक्ट जुड़ेंगी और खेती से पहले ही जब बुआई का समय होगा उसी वक्त किसान और जो बड़ी कंपनी है वो बैठकर एक एग्रीमेंट करेंगे, एक संविदा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि जो है इस फसल का इतना मूल्य आपको देना होगा तो मैं इसका इतना उत्पादन करूंगा। कंपनी निर्धारित करेगी कि जो मूल्य है वो कितना होगा, फसल कौन सी होगी और आपको उत्पादन कितना करना है और फसल की गुणवत्ता क्या होगी, तब हम इसे खरीदेंगे। अगर वह बहुत ही कम गुणवत्ता की होती है तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात कि आपने उत्पादन कर लिया, फसल हमें देंगे तो जो उसका 2/3 मूल्य है वो आपको उसी समय दे दिया जाएगा, डिलीवरी के समय। यही इस बिल में व्यवस्था की गई है, यानी 2/3 मूल्य क्या है, डिलीवरी के समय ही जो है किसान को दे दिया जाएगा और जो बचा हुआ मूल्य है यानी 33% जो है उसको 1 महीने के बाद जो है दे दिया जाएगा। तो ये कृषि संविदा है, इसमें ये व्यवस्था की गई है। अब क्या होगा देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा बहुत सी कंपनियां आ गई। पहले क्या होता था देखिए, ये एक मंडी होती थी, ये बहुत से किसान हैं, ये उत्पादन कर रहे हैं, इनको उत्पादन का जो ज्ञान नहीं है कि कौन सी फसल का उत्पादन ज़्यादा हो गया तो उसकी कीमत डाउन हो जाएगी। अब कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां इन किसानों को अपने अनुसार बांध लेंगी और वही उत्पादन करेंगी जो जिनको उनकी आवश्यकता है, यानी आवश्यकता से अनुसार जो है किसी भी चीज़ का उत्पादन
नहीं होगा। अगर आवश्यकता से अनुसार चीज़ का उत्पादन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वह मार्केट में ज़्यादा नहीं आएगी, उसका बहाव नहीं आएगा। अगर बहाव नहीं आएगा तो जो उसका मूल्य है वो स्थिर रहेगा या अच्छा रहेगा। किसी चीज़ का मूल्य अर्थशास्त्र के अनुसार तभी गिरता है जब उसकी जो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कंपनियों के अनुसार सभी किसान बंध गए। अब अगर कोई किसान एपीएमसी में भी अपना जो के अंतर्गत भी अपने जो चीज़ बेचने जाएगा तो उसको अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था ये हमें जितनी आकर्षक दिख रही है, इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं जिनके कारण किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो वास्तविकताएं हैं, जो इनकी कमियां हैं, वो क्या है? देखिए, कमी क्या है कि पहली बात तो जो कॉरपोरेट कंपनियां इन पर जो किसानों के संविदा करेंगी या जो उनकी खरीद बिक्री करेंगी उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जबकि एपीएमसी मंडियों में अगर किसान जो खरीद बिक्री करता था, एपीएमसी मंडियों के ऊपर जो टैक्स था, यानी इनके ऊपर टैक्स है और इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, यानी यह स्वतंत्र है। पहली कमी तो यह है जिसके कारण जो एपीएमसी है वो कमज़ोर हो जाएगी। अगर भविष्य में ऐसा होता है कि मार्केट में जो उत्पादन कम होता है किसी चीज़ का और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी वह चीज़ 50 रुपये की हो जाती है और किसी चीज़ के साथ किसी किसान ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 25 रुपये का, तो वह यहाँ पर नहीं बेच सकता 50 रुपये में, क्योंकि वह कंपनी के साथ बंध गया है। दूसरी जो कमज़ोरी है कि वह कंपनी के साथ एग्रीमेंट में बंध गया है। तीसरी बात है, कंपनी उसको इतना ही मूल्य देगी। अगर उसका सामान कंपनी नहीं खरीदती है और अगर भविष्य में यह टैक्स के कारण या अन्य प्रतिबंधों के कारण एपीएमसी कमज़ोर हो जाएगी तो किसान से इसका ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो किसान घबरा रहा है कि वह अपनी फसल कहाँ पर बेचेगा फिर, तो जो सरकार का मत है कि वह एमएसपी रहेगी और उसके अनुसार बेच सकता है, एमएसपी के अनुसार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अनुसार। देखिए, एमएसपी के अनुसार हमने देखा कि आंकड़े क्या बताते हैं कि सिर्फ 6% लोग ही बेच पाते हैं। क्यों बेच पाते हैं? क्योंकि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और उसके अनुसार जो फसल एमएसपी के अनुसार खरीदती है, तो यहाँ पर जो अधिकारी होता है वो जो होते हैं बहुत भ्रष्ट होते हैं और क्या करते हैं कि किसानों से फसल जो मूल्य निर्धारित होता है उस पर नहीं खरीदते और जो मंडी से डायरेक्ट यहाँ पर जो खरीदार होते हैं इनसे फसल खरीदते हैं। जैसे मंडी में कोई फसल 12 रुपये की बिकी है तो 12 रुपये की जगह वह जो ये अधिकारी है 15 रुपये की खरीदेगा और इसको 25 रुपये की दिखाएगा कि किसान से खरीदी है और 10 रुपये जो है अपने खाते में उसके जाएंगे। तो यह भ्रष्टाचार है। तो यह आपको दिख रहा होगा कि कैसे यह भ्रष्ट व्यवस्था है। तो इसको बचाने के लिए व्यवस्था की गई थी। और अगर यह इसमें जो लूप होल्स दिख रहे हैं वह भविष्य में इतने खतरनाक दिख रहे हैं जिनकी सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो किसान का शोषण हो सकता है। अगर फिर दूसरी पॉइंट सरकार ने इसके लिए क्या रखा है कि अगर जो कंपनी है और जो किसान ने उत्पादन किया है, अगर वह उसमें कोई जो है किसान का शोषण करती है तो किसान जो है शिकायत लेके जा सकता है किसके पास? उपखंड अधिकारी के पास। उपखंड अधिकारी के पास शिकायत लेकर जा सकता है। देखिए, आपको पता होगा कि एक जगह एक तरफ कंपनी होगी, एक तरफ एक किसान हो गया और बीच में अधिकारी हो गया। मैंने पहले ही बता दिया है क्या व्यवस्था है, भ्रष्ट व्यवस्था है। अगर वह अधिकारी बिक सकता है तो यह क्यों नहीं? पहली बात तो यह है, कंपनी इस अधिकारी को आसानी से खरीद सकती है। फिर अगर सरकार ने इसकी व्यवस्था की गई है कि इसकी अपील की जा सकती है ऊपर वाले अधिकारी को। ठीक है, इसकी अपील हमने ऊपर वाले अधिकारी को कर दी, ठीक है, वो मामला फिर वही व्यवस्था आ गई। कंपनी कुछ अगर गड़बड़ जाला करती है तो फिर वही आ गई। यानी कुछ जब तक उच्चतम बॉडी तक पहुंचेगा, उच्चतम जो इसकी शिकायत की बॉडी है उस तक पहुंचेगा, तब तक बहुत समय लग जाएगा और मामला जो है बहुत लंबा हो जाएगा। एक कहावत भी कही जाती है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, यानी उस न्याय का कोई फ़ायदा नहीं जो बहुत देर में मिले, यानी सालों बाद मिले। तो किसान के पास ना इतना पैसा होता है, ना उसके पास इतनी संपत्ति होती है कि वह अपने जो वादों में लगा सके। तो इसलिए इस व्यवस्था से डरा गया है। और यह व्यवस्था हम जितनी सोच रहे हैं, इसके जो
भूतकाल में है, कुछ परिणाम हमें स्पष्ट हो भी चुके हैं, कुछ परिणाम देखने को भी मिले हैं। क्या परिणाम देखने को मिले हैं? जैसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अब रिलायंस का और अमेज़न का जो वाद था, उस पर हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर निर्णय दे दिया, क्योंकि जो इन्होंने अपने वकील हायर किए थे वो बहुत ही ऊंच थे, उन्होंने जो पॉइंट रखे वो बिल्कुल स्पष्ट थे, इसलिए इनको न्याय जो है जल्दी मिल गया। और दूसरी बात यह है कि अगर हम गरीब व्यक्ति की ओर देखें कि भविष्य में उसको न्याय किस प्रकार मिला है, तो आपको जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो बांध बना था, पोंग बांध था, जो पोंग बांध से जो लोग 8,000 लोग लगभग वहाँ से विस्थापित हुए थे पोंग बांध के कारण, तो उनको अब तक जो है अपना स्थायी मकान नहीं मिल पाया है। तो इससे व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है कि न्याय कितना मिलेगा और कितना कॉरपोरेट कंपनियों को मिलेगा। इन पिछले भूतकाल में हुए कार्यों से इनके तार्किक आधार पर जो है हम ये व्यवस्था कह सकते हैं कि इसमें लूप होल्स है। तो इसको अब ये व्यवस्था ठीक है, इसमें कुछ कमियां हैं, तो इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए, जो लूप होल्स छोड़े गए हैं। पहली बात तो कॉरपोरेट कंपनियों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, क्योंकि हमारा जो भारत है एक समाजवादी देश है, यानी सभी का हित उसमें है। अमीरों से भी कुछ इतना लेना है कि उससे गरीबों की जो है बांटा जा सके और वो भूखे ना रहें। यानी समाजवादी का अर्थ क्या होता है? ये अमीर वर्ग हो गया ऊपर, ये गरीब वर्ग होगा नीचे। अमीर वर्ग से इतना धन लेना है कि वह गरीब वर्ग को इसके बराबर ला सके उसके नियोजन के लिए। और दूसरी बात, अगर कॉरपोरेट कंपनियों से टैक्स नहीं लेगी, अब तक जो टैक्स आता था एपीएमसी से आता था, एपीएमसी से जो टैक्स आता था उसे देश के नियोजन में लगाती थी, यानी उससे कोल्ड स्टोरेज बनाती थी, गोदाम बनाती थी। अगर टैक्स नहीं आएगा तो फिर कोल्ड स्टोरेज और गोदाम कहाँ से बनाए जाएंगे? पहली व्यवस्था तो यही होगी, कमी है होगी, टैक्स लागू जरूरी है। दूसरी बात क्या होगी कि जो है समाजवादी व्यवस्था के अनुसार हमें, हमारे संविधान के अनुसार भी जो है पूंजीवादी व्यवस्था को इतना स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। तीसरी बात क्या हो गई कि कंपनियों को कुछ निश्चित नियमों में बांधना जरूरी है। क्यों बांधना जरूरी है? क्योंकि मैंने पिछले भूतकाल में हुए कार्यों के आधार पर आपको तर्क दे दिए हैं कि देखिए, जो रिलायंस और अमेज़न का मामला था वो 1 महीने में सुलझ गया, जबकि यहाँ से लोग 8,000 लोग थे, इनको अब तक कोई घर नहीं मिला है। तो गरीब व्यक्ति के हित में ज़्यादा जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि कॉरपोरेट कंपनियों के हित में। कॉरपोरेट कंपनियों को हमें ज़्यादा बांध कर रखना है, क्योंकि गरीब इतना सक्षम नहीं है कि वह, अगर वह उसका शोषण करती है तो उस पर वार कर सके। इसलिए राज्य का यह कर्तव्य बनता है नीति निर्देशिक तत्वों के अनुसार 36 से 51 के अनुसार, भाग 4 संविधान के अनुसार, कि वह जो है गरीब वर्ग है उसको बचा कर रखे। क्योंकि अभी भी हमारे संविधान से समाजवादी शब्द उद्देशिका से निकाला नहीं गया है। अब इसके बाद जो आता है, अब हम आते हैं जो दूसरा कानून है जो लाया गया है। मैंने इस कानून को स्पष्ट कर दिया आपको, बिल्कुल इसके लूप होल्स बता दिए, और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको बता दिया कि यह व्यवस्था कितनी कारगर है और कितनी कारगर नहीं है, और इसके साथ इसमें क्या क्या व्यवस्था वह सरकार से मांग सकते हैं, जिसके अनुसार यह व्यवस्था जो है ठीक हो जाएगी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। अब हम आते हैं दूसरे कानून की ओर। दूसरा कानून देखिए क्या है कि जो किसान अपनी फसल, दूसरा कानून नहीं, इनको क्रम से नहीं बता रहा मैं, इसके अनुसार इसके बाद जो कानून वो बता रहा हूँ कि क्या है कि किसान अपनी फसल अब कहीं भी बेच सकता है, यानी वह कहीं पर भी अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र है। वह एक जगह पर बंधा हुआ नहीं है, वह किसी भी राज्य में अपनी फसल को बेच सकता है। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि वह अपनी फसल को भंडारण कर सकता है, जिसकी स्वतंत्रता अगले ही जो अधिनियम में है वो दे दी गई है। अगला अधिनियम क्या कहता है कि जो 1955 में लागू हुआ था, यानी भारत खाद्य वस्तु आवश्यक अधिनियम, आवश्यक खाद्य वस्तु निषेध अधिनियम 1955, यह रियल में जो लागू हुआ था। आवश्यक वस्तु जो भंडारण निषेध अधिनियम, आवश्यक खाद्य वस्तु भंडारण निषेध अधिनियम, एग्जैक्ट नाम ये है। तो ये लागू हुआ था। ये क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 1955 के समय जो था
जो बड़े बड़े साहूकार थे वो इस चीज़ को इकट्ठा कर लेते थे और जो है किसानों को उसके बाद महंगे जो है दामों में देते थे, जिससे जो है भूखमरी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस समय यह लागू हुआ था 1955 में, ताकि जो है साहूकार इसका भंडारण ना कर सकें और किसानों का शोषण ना कर सकें। आवश्यक खाद्य वस्तु में क्या क्या होते हैं, दलहन हो गई, अनाज हो गया, तिलों के तेल हो गया, ऐसी वस्तुएं जो हम आवश्यक हमारे जीवन के लिए वो हो गई। तो अब क्या कर दिया गया, देखिए अब जो पहले की तरह किसान इतना कमज़ोर नहीं रहा है और इसको पहले की तरह इतनी सरकार की अब सहायता नहीं है, कुछ मायनों में है लेकिन इतनी नहीं है, और इसको अब कॉरपोरेट कंपनियों से जोड़ दिया गया है। तो कॉरपोरेट कंपनियों से जोड़ने के बाद जो है उसको यह भंडारण की सुविधा दे दी गई है। क्यों दे दी गई है, अगर कॉरपोरेट कंपनी किसी मामले में उनका जो वस्तु नहीं खरीदती है तो वह भंडार कर कर बाजार पद्धति के अनुसार जो है अपना माल बेच सकता है। इसमें भी कुछ लूप होल्स हैं। इसमें लूप होल्स यह है कि इसकी कमियां जो यह है कि जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वह भी यह भंडारण की पद्धति अपना सकती हैं, और जो एक सभी कॉरपोरेट कंपनियां किसी फसल के उत्पादन को लेकर जो संविदा करती हैं किसानों के साथ, वह यह कार्य कर सकती है कि उनको कम रेट दे सकती है। और अगर उसका भंडारण है तो जो बाज़ार में मार्केट में उसका जो प्राइस है, अगर उसका उत्पादन उस समय होता है और कंपनियां नहीं खरीदती हैं तो अपने अनुसार जो है डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो उत्पादन अधिक हो गया, बहाव अधिक आ गया तो मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो यह इसका लूप होल्स है। और ये देखिए इन कानूनों की आधारशिला क्या है, इन कानूनों की आधारशिला क्या है, कौन सी रिपोर्ट जिन के आधार पर कहा जा सकता है कि इन कानूनों को बनाया गया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी जो दिया जाता है, स्वामीनाथन रिपोर्ट ने अपनी जो पहले ही पेज पर उद्धृत महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा है कि जो भूखों के लिए रोटी ही भगवान है, यानी जो किसान को है वो एक देवता का दर्जा दिया गया है, यानी किसान एक देवता है क्योंकि जो है वह सभी को रोटी प्रदान करता है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था कि जो किसान की तकनीक का उन्नयन करना जो है, और उसके साथ उसके खेती के उत्पादन और उसके पशुओं के धन में वृद्धि करना। इसके साथ तीसरी बात क्या कही गई थी कि जो उसकी प्रच्छन्न बेरोजगारी है, यानी जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनके अंदर जो बेरोजगारी है उनको रोजगार देना। अगर प्रोत्साहन बेरोजगारी में रोजगार दिया जाता है, यानी एक व्यक्ति अब कृषि कर सकता है, अगर 4 कर रहे हैं तो जो उत्पादन होगा उसके अनुसार उसकी जो आय निकलेगी वह निश्चित तौर पर अधिक निकलेगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ये सभी तरीके असफल हो जाते हैं क्योंकि इनका फिर रेट नहीं मिल पाता, मैंने आपको पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद दलवाई समिति थी जो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, किसानों की आय जो है 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें भी यही कुछ ऐसी ही स्पष्टताएं दी थी, लेकिन उन सभी को समायोजित कर कर और समितियों के सभी रिपोर्टों को समायोजित कर कर और व्यवहारिकता के आधार पर जो तार्किकताएं थी उनके अनुसार निर्णय लिया गया और ये कानून लाए गए। लेकिन इनमें भी कुछ लूप होल्स रह गए हैं। इसे हम बहुत से जो एंगलों से देख सकते हैं, बहुत से इसके भी कारण हो सकते हैं, और किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वह भी सही कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर देश की प्रगति करनी है तो जो है सरकार को भी उसी क्रम में चलना पड़ेगा जिस प्रकार हमारा संविधान कहता है, और किसानों को भी उसी क्रम में चलना पड़ेगा जब वह अपनी जो व्यवस्था है उसको अच्छे से सुदृढ़ कर सके। किसान बाकायदा 19(2) के अनुसार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, वह संविधान का पूर्ण तो रूप से पालन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की ओर देखें तो सरकार जो है अपने कर्तव्यों में थोड़ी रूढ़ दिखाई देती है, क्योंकि उसका नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार यह कर्तव्य बनता है कि वह जो आंदोलन अगर किसान शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो वह उनकी मांगे जो हैं उनके साथ जो है समझौता करे, किसी प्रकार भी करे, उनको करना आवश्यक है, क्योंकि वह भारत के नागरिक हैं और उनका यह कर्तव्य है, सरकार का यह कार्य है कि उनको जो इनकी समस्याओं को सुलझाना आवश्यक है। किसानों को भी ज़रूरी है कि जो व्यवस्थाएं मैंने बताई हैं अगर वह सरकार लागू करती है और समझौता अगर होगा तो इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर होगा,
नहीं तो जो है दूसरा समझौता यह हो सकता है कि तीनों बिलों को जो है वापस, जो तीनों अधिनियम है इनमें फिर वापस संशोधन कर इनको निरस्त कर दिया जाए। इनको वापस नहीं लिया जा सकता, इनमें संशोधन करके इनको निरस्त ही किया जा सकता है। दूसरा कार्य है, पहला कार्य अगर होगा तो यही होगा और कोई जो है इसके अलावा समाधान इन कानूनों का नहीं हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर जो मैंने थॉट्स आपको दिया है, जो विचार आपके सामने प्रस्तुत किया है, अगर वह अच्छा लगा हो और आने वाले समय में अगर यही व्यवस्था लागू होती है तो आप इंडिया ऑक्सफोर्ड के जो है इस स्वर्णिम संस्थान के जो है ज्ञान की महत्ता को समझ सकते हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इंडिया ऑक्सफोर्ड एंड हिट द बेल आइकन एंड यू नेवर हैव टू गो एनीवेयर एल्स एवर अगेन। इंडिया ऑक्सफोर्ड का यह वाक्य याद रखिए और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।